हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज आपके साथ जो है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के जो चैप्टर 9 टू 12 जो हैं वो डिस्कस करूंगा। आई होप आने वाले अलाइड एग्ज़ाम में आपके लिए जो है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर मैंने एक बुक निकाली थी इसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे की, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसके अंदर जो है एच एस जैसे एग्ज़ाम के अंदर भी 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो बजट से और हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे के जो थे उस बुक से जो थे वो क्वेश्चंस जो थे वो आए थे। तो आई होप कि इस एलाइड सर्विसेज के अंदर भी जो है वो उसी तरह से जो है वो रिस्पांस रहेगा। तो जल्दी से जो है टाइम थोड़ा कम है रह गया है लाइट एग्जाम के लिए, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ जो है कुछ स्लाइड्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो 9th चैप्टर से हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो 9th चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो इस स्लाइड के अंदर दो तीन चीज़ें जो है वो हमारे पास आती हैं कि जो हमारे लास्ट 6 ईयर्स हैं इंडस्ट्री सेक्टर का जो है स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के अंदर एस जी डी पी जो बोलते हैं जिसे, उसके अंदर जो है वो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 43% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। वहीं अगर हम जो है वो ग्रोथ रेट की बात करते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो लास्ट डेकेड के अंदर जो है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है वो हम लोगों को जो है 6% का जो है वो ग्रोथ रेट देखने को जो है वो मिला है। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोगों को जो है इस स्लाइड में मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र जो है, उसका जो है वो उद्योग क्षेत्र के अंदर जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उसके द्वारा जितने भी हमारे जो है वो जो हमारे कंट्रीब्यूशन है उसका जो नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडिड जो जिसको जीवीए जो हम बोलते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू जो है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है वो 31.66% जो है वो रही है। इसके अंदर जो है वो इसके सब सेक्टर्स भी जो है वो आते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज जो है वो इसके अंदर आती है। तो इसकी कुल मिलाकर जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर इस सारी चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है उसकी हिस्सेदारी जो है 31.66% की जो है वो हिस्सेदारी रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर है कि जो हमारे 2023 और 24 के अंदर जो हमारा जीएसवी है उसका वर्तमान मूल्यों पर जो है उद्योग क्षेत्र जिसमें जो है वो हमारा खनन और उत्खनन जो है वो इंक्लूड है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो 42.80% का जो है वो रहा है। और इसके अंदर से जो है वो 29.2% जो है वो विनिर्माण क्षेत्र का जो है हम लोग जो है उसके अंदर देखते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है। और 7.44% जो है वो निर्माण क्षेत्र का कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का जो है हम बोलते हैं उसका पार्टिसिपेशन रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। 5.76% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज का जो है उसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है वो या फिर उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस सेक्टर के अंदर रहा है। ठीक है, तो अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर जो है वो हमारा है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं कि खनन और उत्खनन सेक्टर है, उसका जीबीए के अंदर जो है वो करंट प्राइस के अंदर जो है वो 2023-24 के अंदर है 0.36% जो है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर हम एज पर दी ई मतलब कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है वो 2022-23 के अंदर जो है वो 7.1% की जो है वो एक तरह से जो है वो ग्रोथ हम लोगों को जो है वो होने की जो है उसके अंदर जो है मतलब कि उसके कंपैरिजन के अंदर जो है वो ग्रोथ होने की जो है वो उम्मीद रखते हैं हम लोग। वहीं 2023-24 के दौरान जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर जो है वो 8.9% की जो है वृद्धि होने की उम्मीद है। और जो कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उसके अंदर जो है वो सेकंड सेकंड सबसे ज़्यादा जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेकंड सबसे ज़्यादा जो है वो वृद्धि दर है किसी भी उसके अंदर जो है, मतलब कि ये सेकंड नंबर के अंदर आता है कि 8.9% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 8.9% जो है वो हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड है हमारी ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर आता है हमारे पास कि यस कि इसके अंदर
द कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसका एंटिसिपेशन जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो 2023-24 के लिए जो है वो 12.9% जो है वो हम लोग जो है इसका जो है वो देखते हैं। तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वृद्धि दर का अनुमान जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है इसके अंदर। और 2023-24 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उसके अंदर जो है एक्सपेक्टेड जो है वो ग्रोथ जो जो रहने वाली है वो 6.7% की जो है ग्रोथ, जो कि थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है हम लोग जो है वो यहाँ पर देखते हैं। जो हमने पीछे देखा था वो सेकंड उसके अंदर देखा था हमने, ये देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम सेकंड नंबर की ग्रोथ देख रहे हैं हाईएस्ट इसके अंदर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस है उसके अंदर थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ जो है हम इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो है वो देखने को हम लोगों को जो है वो मिलेगी। इसी कड़ी के अंदर अगली चीज आती है हमारे पास माइनिंग के अंदर, कि माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर है जो हमारा खनन और उत्खनन है वो 2023-24 के अंदर जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है उसके अंदर जो है हम लोगों को 5.8% जो है उसके अंदर वृद्धि होने की जो है उम्मीद हम लोग जो है वो जता सकते हैं। और अगर हम जो हमारा अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है PLSFS बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है वो बोलते हैं, तो उसके अनुसार जो है वो राज्य के जो है 20.12% जो है प्रतिशत जो है हमारे जो कामकाजी वयस्क जो हैं वो उद्योग क्षेत्र के अंदर जो है वो कार्यरत थे, जो 2022-23 के अंदर जो है वो 17.28% जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़ा सा कमी देखने को जो है यहाँ पर जो है वो मिलेगी। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है तो यहाँ पर है कि अप्रॉक्सीमेटली 10,32,528 जो है हमारे वयस्क जो हैं वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो हैं हमारे जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और अगर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर जो है वो जो मतलब कि इंडस्ट्री सेक्टर के जो है वो दो सब सेक्टर हैं जो राज्य में कार्यबल को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करते हैं, और राज्य के कार्यरत वयस्कों में जो है वो पार्टिसिपेशन जो है उनका 8.41% और 6.93% जो है वो रोजगार जो है वो आपका इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन के अंदर 8.41% और आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो 6.93% जो है वो हमारे जो है जो एक एडल्ट जो मतलब एक एम्प्लॉय हैं वो इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे यहाँ से बनकर आती है। तो अगली आएगी जो अन्य दो उप क्षेत्र हैं, जो उप क्षेत्र है वो मिलकर राज्य के कुल कार्यबल का जो है वो 1.46% जो है वो वर्कफोर्स जो है वो रोजगार प्रदान करते हैं हमारा। अच्छा, 2022-23 के अंदर जो है वो रोजगार में जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी हिस्सेदारी जो है वो बढ़कर जो है वो 41% जो है वो 2022-23 के अंदर जो था प्रतिशत हो गई थी। 22-23 के अंदर 41% और 22-23 के अंदर जो है 41% है। और बिजली के अंदर अगर बिजली और उससे रिलेटेड जो है यूटिलिटी जो आपका अदर यूटिलिटीज है उसके अंदर जो है 22-23 के अंदर जो है वो 7% का जो है हम लोगों को जो है वो हिस्सेदारी जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसके अंदर आता है हमारा, ये भी काफ़ी सारे डाटाज है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि 58.71% और 16.94% एंड 24.35% जो हमारे जो हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर जो है वो हमारा उसके अंदर जो है वो हिस्सेदारी उसकी अंदर जो है लोगों की हमारे यहाँ पर रही है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर 58.71%, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 16.94% और जो थर्ड सेक्टर है उसके अंदर जो है 24.35% की जो है हम लोगों को जो है हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है हमारे जो लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन लोगों को जो है इन सेक्टर्स के अंदर जो है मिली हुई है। आज भी जो है हिमाचल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो है हम लोग जो है वो देखते हैं 58.71% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड कामों के अंदर ही जो है वो आज की डेट में भी जो है वो जुड़े हुए हैं।
वहीं अब अगली उसके अंदर बात करते हैं तो कि हिमाचल प्रदेश में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंतर्गत जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा कार्यबल है या एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, तो अर्बन जो हमारा एरिया है वहाँ पर 34.19% और रूरल एरिया के अंदर 15.7% जो है हमारे यहाँ पर लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से जो है वो मिली हुई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है ये। अगली चीज़ भी इसी से रिलेटेड है कि जस्ट 5.4% जो है, जो वो रूरल वुमेन जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है इंडल्ज हैं, उनको काम मिला हुआ है 5.4% रूरल एरिया में। और अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर जो है वो अगर उसके अंदर बात करते हैं कि हम यहाँ पर क्या है कि विमेन जो है वो उन्हें जो है 5.4% जो है महिलाएं जो है वो द्वितीय क्षेत्र में मतलब सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल के अंदर जो है 25.2% जो है पुरुष जो है इस क्षेत्र में जो है वो अपनी रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। मतलब कि औरतें जो हैं वो लोगों जो औरतें हैं गांव के अंदर उन्हें 5.4% और आदमी जो हैं वो 25.2% जो है वो लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से गांव के अंदर जो है हिमाचल के अंदर जो है वो उन्हें वो कार्यरत है। अगला जो हमारा आता है कि कंपैरेटिवली जो है जो हमारे जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में केवल जो है वो 27.35%, ठीक है, और जो 27.35% जो है वो महिलाएं जो हैं वो आपकी जो है वो द्वितीय क्षेत्र जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर कार्यरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम की तुलना में जो हम देखते हैं तो वो जो है वो 21.95% जो है अधिक है। मतलब कि वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 27.35% यहाँ पर महिलाएं जो है वो शहरों के अंदर कार्यरत है सेकेंडरी सेक्टर में, तो गांव के अंदर कितनी है वहाँ पर 5.4% ही जो है वो महिलाएं जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है कार्यरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 21.95% जो है औरतें जो हैं वो शहरों के अंदर ज़्यादा कार्यरत है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम देखते हैं, जबकि शहरों में जो है 37.7% पुरुष जो हैं 37.7% पुरुष जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर से जो है वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और रूरल में कितने हैं 25.2%। तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर 25.2% पुरुष और 37.7% पुरुष जो है वो शहरी क्षेत्रों में जो है सेकेंडरी सेक्टर से जो है वो अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प एक डाटा जो है हम लोग जो है यहाँ पर मान सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो यह है, यस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जो राज्य में जो है 60 जो इंडस्ट्रियल एरियाज और 17 जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड ऑफर्स मार्केट एक्सेस टू ओवर 300 मिलियन कस्टमर्स। मतलब कि यहाँ पर 300 मिलियन से अधिक ग्राहक जो हैं उनके लिए जो है वो 60 इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर क्या है कि अगली चीज है हमारे पास यहाँ पर कि जो बद्दी है, बद्दी में जो है वो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो है नाइपर जो है उसकी सहायता से जो है एक मॉडर्न एक लेबोरेटरी जो है वो स्थापित करने का जो है वो प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। और हिमाचल भारत में जो है फार्मा मांग में हिमाचल प्रदेश का योगदान जो है वो 35% का है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हिमाचल से जो है वो फार्मा इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन तकरीबन इंडिया को जो है वो 35% तक की जो है वो सुविधाएं जो है ये जो है वो हिमाचल की तरफ से जो है वो बद्दी क्षेत्र से ही जो है वो प्राप्त होती है। मतलब फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बद्दी के अंदर से जो है वो पूरे इंडिया की जो है वो 35% जो है वो फार्मा डिमांड को जो है वो पूरी करने का जो है वो काम करती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्ट है यहाँ पर। अगले उसके अंदर बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया और शिमला और धर्मशाला जो है इसे स्मार्ट सिटी जो है वो मिशन के तहत जो है इन 2 सिटीज का जो है वो चयन किया गया है। और अगली चीज है हमारे पास यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है उसके अंदर जो महिलाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ये हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आ सकती है चीज कि उनकी जो है रिसेंटली उनकी एज के अंदर जो है वो उन्हें जो है वो रिवाइज किया गया है। पहले जो था 18 से लेकर 45 साल तक की एज जो थी वो प्रदान उनके लिए जो थी ये सुविधा प्रदान की जाती थी इस योजना के तहत।
अब जो है महिलाओं के लिए जो है ये 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र तक की महिलाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है उन्हें जो है इसका लाभ जो है वो मिलेगा। तो औरतों के लिए जो है वो 5 साल का जो है वो एक हम बोल सकते हैं कि 5 साल के लिए जो है उनकी एज को जो है वो थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये योजना अगर हमें एग्ज़ाम में आती है तो हो सकता है मे बी कि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों को जो है वो देखने को मिल जाए। तो जो एमएसएमई योजना है इसके अंतर्गत जो है वो 2018-19 में अब तक जो है वो 6031 जो परियोजनाएं हैं उन्हें जो है वो मंजूरी मिली है, जिसमें से जो है वो 15,074 जो आपके लोगों को जो है इसके तहत जो है वो रोजगार मिला है। और इन परियोजनाओं की सहायता के लिए जो है वो 262.88 करोड़ रुपए जो है वो सब्सिडी जो है वो अभी तक जो है वो जारी की गई है। वहीं इस योजना के तहत जो है वो 1 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली परियोजनाओं को जो है वित्तीय पोषित किया जाएगा या फिर उनको जो है वो सहायता दी जाती है। साथ ही जो है प्लांट और मशीनरी में जो है 25%, ठीक है, प्लांट और मशीनरी के लिए जो 25% और जो एक तरह से जो है हम लोग जो है देखते हैं उसके अंदर जो है वो सामान्य उम्मीदवारों को जो है वो दिया जाता है। जबकि SC ST अगर कोई उम्मीदवार है तो उसे जो है वो 30% तक का जो है यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। और वहीं पर ही जो है महिलाएं हैं और या फिर कोई दिव्यांगजन है उन्हें जो है वो 35% जो है यहाँ पर उन लोगों को जो है यहाँ पर सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को हम लोगों को जो है वो मिलेगी कि कितने कितने परसेंट जो है सब्सिडी जो है वो किसी किसी जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इस योजना से जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगले उसकी तरफ हम स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ चुका है एग्जाम के अंदर पहले भी क्वेश्चन, तो अब हो सकता है दोबारा से रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश को जो है जो हमारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के तहत जो है बी श्रेणी, जिसमें जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ से कम हो, तो उसके अंदर जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जो है राज्य के रूप में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो घोषित किया गया है। जहां पर 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है जिस स्टेट के अंदर, उसमें बी कैटेगरी जो है उसकी, तो उसके अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है इस रैंकिंग के अंदर जो है वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्टेट का जो है वो दर्जा जो है वो मान्यता जो है वो दी गई है। अच्छा, अगली फैक्ट की तरफ हम आते हैं कि जो वर्तमान है, जो करंटली जो है, तो उसमें जो हमारा रेशम उद्योग है उसके अंदर जो है वो 1728 जो हमारे गांव के लगभग 10,010 फैमिलीज हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जो है लाभ जो है वो इस उद्योग से जो है वो मिल रहा है। और इसका जो मतलब कि एक हम बोल सकते हैं कि एक मेजर कंसंट्रेशन है इस उद्योग का, वो उद्योग का इसका मेजर कंसंट्रेशन जो है उसका मुख्य केंद्र जो है वो है बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो इन जिलों के अंदर जो है ये उद्योग जो है वो काफी जो है वो फैलता जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमारे पास यहाँ पर इस स्लाइड से जो है वो निकल कर। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है कि जो रेशम उत्पादन करने वाले जिलों में जो बिलासपुर है, बिलासपुर जो है वो रेशम कोकुन उसका जो है वो जो हमारे सिल्क कोकुन जो है जिसे बोलते हैं उसका जो है वो 35% जो है उसकी हिस्सेदारी जो है वो रखता है। मतलब कि 35% जो है सिल्क कोकून जो है उसका जो उत्पादन है वो बिलासपुर जिला के अंदर ही जो है वो किया जाता है। इसके बाद जो है वो मंडी से जो है वो 25%, कांगड़ा से जो है 22% और हमीरपुर से जो है जो 16% की जो है आपूर्ति जो है वो सिल्क कोकून की जो है वो इस उद्योग के लिए जो है वो की जाती है। तो राज्य सरकार जो है उसने नालागढ़ में जो है 32 बीघा जो एक लैंड है उसके ऊपर जो है वहां पर शहतूत उत्पादन के सह प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। तो वहां पर क्या है, मलबरी प्रोडक्शन कम डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है वो शुरू किया गया है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि कहाँ पर शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है नालागढ़ के अंदर जो है
इसका जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर जो है मलबरी प्रोडक्शन कम डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है नालागढ़ के अंदर 32 बीघा जमीन के अंदर जो है सरकार की तरफ से जो है वो इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है वो शुरू किया गया है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारी राज्य सरकार में मंडी जिले के जो बाली है, बाली चौकी में जो है शेरी उद्यमिता विकास एवं नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मंडी के अंदर जो है वो बाली चौकी है, वहां पर जो है वो शेरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। तो एक वो नालागढ़ के अंदर एक आ गया, एक ये आ गया। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो इसी उद्योग से जो है जुड़े हुए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रखते हैं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो 15 जनवरी 2024 तक जो है स्टेट के अंदर जो है वो उद्यम पोर्टल है एक हमारा, उसके तहत जो है 1,36,015 जो है वो उद्यम पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से 1,32,412 तकरीबन 97.35% जो है और सूक्ष्म जो है 3,227 तकरीबन 2.37%, लघु जो है वो 376 मतलब कि 0.28% जो है, मध्यम उद्यम जो है वो इसके तहत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। तो ये कौन सा पोर्टल है? ये है हमारा उद्यम पोर्टल। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे जो इस टाइप से जो इंडस्ट्रीज का जो है अगर रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो किस पोर्टल पर किया जाता है? वो किया जाता है हमारा उद्यम पोर्टल पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ से जो है वो बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा वो है कि खादी ग्राम उद्योग को है लेकर, तो हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है विधानसभा का जो है इसे जो है वो 1966 जो एक्ट है उसके विधानसभा के अधिनियम 1966 जो है उसके तहत जो है इसको जो है नंबर 8 उसके तहत जो है इसको जो है बनाया गया था। एक विधानिक निकाय है ये। और 8 जनवरी 1968 को जो है ये बोर्ड जो था हिमाचल प्रदेश के अंदर कब बना? वो 8 जनवरी 1968 को जो था ये अस्तित्व में आया था। 1966 के जो मूल अधिनियम के बाद जो है 1981 और 1987 के अंदर इसके अंदर जो है वो संशोधन किया गया है। मतलब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बने कि ये जो एक्ट जो था वो 66 के अंदर पास किया गया, बोर्ड जो था वो 68 के अंदर बना, और इसके अंदर 81 के अंदर 87 के अंदर इस बोर्ड के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि उसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो की गई है। तो ये काफी ज्यादा 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इस स्लाइड से जो है वो बनते हैं आपके पास। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है HPIDB जो है वो जो है उसकी स्थापना जो है वो 2002 के अंदर 28 जनवरी 2002 के अंदर जो है वो सेक्शन 2 ऑफ हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2001 के तहत जो है वो की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी जो है उसको जो है वो 2002 के अंदर जो था वो स्टेब्लिश किया गया अंडर दी हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो अलग सा, मतलब कि जो आपको ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर जो है वो नहीं मिलता है, वो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगली चीज आ रही है हमारे पास कि जो राज्य में जो है हमारा जो राज्य के अंदर जो है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP बोलते हैं जिसे, उसका जो आधार वर्ष है उसका आधार वर्ष जो है वो 2011-12 जो है वो माना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है। तो यहाँ पर हमारा 9th चैप्टर खत्म होता है। अब हम 10th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है कि हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जो है वो हमारा जल विद्युत संसाधन है हमारे पास। तो राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 25%, कितना 25% जो है जिसमें से जिसको हम बोलते हैं कि 24,000 मेगावाट जो है जल विद्युत ऊर्जा राज्य में उत्पन्न की जाती है। मतलब ऑलमोस्ट हम लगाते हैं कि जो हमारा 25% जो है पूरे इंडिया का जो नेशनल लेवल का है उसका 25% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं जो जल विद्युत परियोजनाओं के तहत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट कर रहे हैं, वो 25% जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो उसका जो है वो उत्पादन किया जा रहा है, और वो कितनी है 24,000 मेगावाट की है। तो राज्य की जो कुल जल विद्युत क्षमताओं में अब तक जो है वो 11,209 मेगावाट जो है उसका दोहन जो है वो किया जा चुका है, जिसमें से जो है 7.6% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जो है। ठीक है, तो और बाकी जो है
उस जो बाकी का जो है वो 7.6% जो हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, जबकि शेष जो है वो केंद्र सरकार के पास है। मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पर कुल क्षमता है 24,000 मेगावाट की, उसमें से हम लोग जो है वो 11,209 मेगावाट का जो है वो दोहन कर रहे हैं, जिसमें से जो है वो 7.6% जो है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो हिमाचल प्रदेश का है। बाकी का रेस्ट ऑफ जो है वो सारा का सारा जो है वो सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका इसके ऊपर नियंत्रण है। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग 2009, ये भी इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास कि जो हमारा डायरेक्टरेट है एनर्जी का, तो उसको जो है वो 2009 के अंदर, जो 2009 के अंदर जो है वो उसका जो है वो हम लोग जो है उसकी स्थापना की थी। वहीं पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो 2023-24 में 31 जनवरी 2023 तक के दौरान जो है वो 1434 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो अर्जित किया है, और मार्च 2024 तक जो है वो अनुमानित जो राजस्व है हमारा वो जो है वो राजस्व जो है वो बिजली की बिक्री पर जो है रॉयल्टी और जल विद्युत परियोजनाओं में जो है राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी होगी वो बढ़कर जो है वो 242 करोड़ रुपए जो है वो हो जाएगी। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो दो चीजें जो है वो इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट है। अब अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1971 में। बहुत ही बाहर ये क्वेश्चन हम लोगों को जो है वो देखने को मिला है, और लगातार ये मतलब क्या होता है कि लगातार ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो बराबर आता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको मैं मान सकता हूँ यहाँ पर। तो वित्त वर्ष जो है वो 2023-24 के दौरान जो है जो HSEBL जो है उसने जो है वो जिला किन्नौर में स्थित अपने जो बिजली घरों में सबसे अधिक यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसके बाद जो है मंडी का स्थान आता है। मतलब कि किन्नौर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो है हम लोग जो है वो देखते हैं कि बिजली का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद जो है वो मंडी जिला आता है जहां पर जो है वो बिजली का जो है वो उत्पादन जो है वो किया जाता है। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमारा HSEBL है इसके पास जो है वो राज्य के 5 जिलों जिसमें सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर है, यहाँ पर कोई भी जो है वो पावर हाउस जो है वो नहीं है। तो ये कोई भी पावर हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर HSEBL जो है उनका एक भी पावर हाउस जो है वो नहीं है, जिसमें से सोलन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर है, जहां पर एक भी पावर हाउस जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर जो है 1513.86 मेगा यूनिट जो है वो एनर्जी जो है वो उसके जो है जनरेट की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा HPPCL है उसकी स्टेब्लिशमेंट है वो दिसंबर 2006 के अंदर जो था वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है वो की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 5 मेगावाट जो हमारा सोलर पावर फैसिलिटीज जो है वो नैना देवी श्राइन बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर है, और जो वहां पर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है ये फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग जो है वो राज्य के अंदर जो है वो देखते हैं, जो यहाँ पर 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का जो है वो स्टेब्लिश किया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर है कि जो HPPCL है इसके अंदर इसके तहत जो है वो 775.23 मेगावाट मिलियन यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2023-24 के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की गई है, और ये दिसंबर 2023 तक का जो है वो डाटा है। और हिमऊर्जा जो है वो 1989 के अंदर जो था ये डिपार्टमेंट जो था वो स्टैब्लिश किया गया था, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो था वो यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से जो था वो हमारी जो है एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो था वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर है कि हमारा जो है वो ग्रिड कनेक्शन जो हमारा सोलर पावर प्लांट्स जो है उसके लिए जो है वो 1.862 मेगावाट कैपेसिटी जो है उसका जो है दिसंबर 2023 तक जो है वो अचीव करने के लिए जो है वो एंटिसिपेटेड अचीवमेंट जो है उसके लिए जो है वो रखा गया है, और इसको जो है
मार्च 2024 तक जो है वो 2 मेगावाट तक जो है वो पहुंचाने का जो है वो काम हम लोग जो है वो करेंगे। यहाँ पर ये स्लाइड खत्म हुई है और यहाँ पर जो है वो हमारा 10th चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास 11th चैप्टर। इसके अंदर है हमारे पास कि 2022-23 के अंदर जो है वो हमारी लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, LFPR जो है वो ऑल एजेस की, मतलब कि हमारे यहाँ पर जो लेबर फोर्स है, मतलब कि लोग जो है रोजगार के अंदर लगे हुए हैं, तो वो है हमारा 61.3% जो है वो हमारा लेबर फोर्स जो है वो हिमाचल के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। 22-23 के अंदर जो है LFPR जो है वो 15 से लेकर 59 तक की एज के अंदर जो है, जो 15 टू 59 जो हमारी एज है उसके अंदर जो है वो एज के अंदर जो है वो हमारा जो है वो 81.3% जो है वो हमारा माना गया है। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर है हमारा, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कि जो हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात बोलते हैं, ये एक संकेतक है, इंडिकेटर है जिसका उपयोग जो है रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने और अर्थव्यवस्था में जो है जो हमारी वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप में योगदान देने वाली जनसंख्या को अनुपात को जानने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है उसका यूज जो है वो इस चीज के लिए जो है वो किया जाता है। अच्छा, सभी आयु वर्गों के लिए जो है वो 2022-23 में जो है हिमाचल प्रदेश में WPR जो है वो कितना रहा है, वो रहा है 58.6% जो है वो रहा है। हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जो है 54.8% आर्थिक गतिविधियों में जो है वो सक्रियता से जो है वो भाग ले रही है। तो महिलाओं की जो यहाँ पर हम लोग जो है वो देखते हैं कि पार्टिसिपेशन अगर हम इसमें देखते हैं तो वो कितनी है, 54.8% महिलाएं जो है उनकी भागीदारी जो है हम लोग जो है वो देखते हैं कि वो WPR के अंदर इतनी पार्टिसिपेशन जो है वो महिलाओं की रही है। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये बेरोजगारी को लेकर है कि बेरोजगारी दर UR जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित जो है वो किया जाता है। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन दी लेबर फोर्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बेरोजगारी दर जो है 2021-22 में जो है वो 4% जो है वो से जो है वो 22-23 के अंदर जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 4.4%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि 2021-22 के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी हमारे यहाँ पर 4% थी, जो कि 22-23 के अंदर जो है वो 4.4% जो है वो हो गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो एग्जाम के तौर पर जो है वो ये माना जा सकता है कि इसके अंदर जो है बढ़ोतरी हुई है। अगले इसकी तरफ बढ़ते हैं कि तो हम जो अगर सामान्य स्थितियों के अंदर देखें तो जो उसमें देखें तो बेरोजगारी दर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए जो है वो 3.3% और फीमेल्स के लिए जो है वो 3.8% जो है वो रही है। जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है जो पुरुष हैं उनके लिए जो है वो 6.3% जो है और फीमेल्स के लिए 30.6%। मतलब कि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि पुरुषों के लिए जो है वो 6.3% है और महिलाओं के लिए जो है वो 30.6% जो है वो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर LFPR की जो हम बात कर रहे हैं तो LFPR जो है 2017-18 में जो था वो 63.5% से बढ़कर जो है वो 22-23 में जो है वो 79.2% जो है वो हो गया है। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए जो है वो 52.9% और से बढ़कर जो है वो 58% जो है वो हमारा यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहाँ पर हम लोगों को जो है इस स्लाइड के अंदर देखने को मिलेंगे। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश में पुरुषों के लिए जो है वो LFPR जो है वो 2022-23 में जो है वो 83.1% जो था वो महिलाओं के लिए जो है वो 71.4% है। तो LFPR जो है वो हम देखते हैं कि 2022-23 के अंदर जो है वो पुरुषों के लिए जो है वो 83.1% और महिलाओं के लिए वो 71.4% जो है वो है।
ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर 2022-23 में WPR जो है वो 76.5% जो है, और जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ये 49.8% है। तो यहाँ पर हम दो तीन चीजें हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमसे LFPR पूछा जा रहा है या WPR पूछा जा रहा है, और इसकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको दोनों की जो है वो पीछे जो है वो बता दी है। तो इस चीज का जो है आप लोगों को एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में पुरुषों के लिए जो WPR है 2022-23 में जो है वो 80.3%, ठीक है, और महिलाओं के लिए जो है वो 67.6% जो है वो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोगों को यहाँ पर इस स्लाइड में देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अगले उसके अंदर आते हैं जल्दी से हम। तो इसके अंदर है कि जो हमारे 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, 2 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो है, 65 सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, 1 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, और एक सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो रोजगार प्रदान करने के जो है वो अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है। अच्छा, जो सारे के सारे 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ऑटोमेटेड है, मतलब कि वो कंप्यूटराइज्ड जो है उसको हम बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे जो है वो मैनुअल वर्क पर नहीं है, वो सारे के सारे जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, तो अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है कि हमारा जो है वो जो हमारी राज्य सरकार है उसके द्वारा जो है वो जो हमारा जो है वो मिनिमम वेजेस है अनस्किल्ड कैटेगरी वर्कर्स के लिए जो है वो उसे जो है वो उसे जो है वो पर डे के हिसाब से जो है वो 350 रुपए से 350 रुपए से जो है वो 375 रुपए जो है वो पर डे के लिए, और अगर हम मंथली वाइज बात करें तो 10,500 से जो था अब जो है उसे बढ़ाकर जो है वो अप्रैल 2023 में जो है वो 11,250 रुपए जो है वो कर दिया गया है। तो ये जो है, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो 19 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो है वो किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमारे पास आएगा। अच्छा, जिला स्तर पर जो है वो 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोगों को इस स्लाइड के अंदर जो है वो देखने को जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है कि जो हमारा जो है वो जो 31 मार्च 2023 तक राज्य में जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में कुल रोजगार जो है वो 2,81,097 और निजी क्षेत्र में जो है 2,12,030 जो था वो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात की है तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है 2,81,097 और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2,12,030 लोग जो हैं उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिला हुआ है। अच्छा, वित्त वर्ष के दौरान इसी वित्त वर्ष के दौरान जो है 31 दिसंबर 2023 तक जो है 39,109 युवाओं को जो है व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर परामर्श जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसी वित्तीय वर्ष के दौरान जो है वो कौशल विकास भत्ता योजना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कौशल विकास भत्ता योजना जो है 2013 के अंतर्गत जो है वो 92.50 करोड़ रुपए है, उसके तहत जो है उसका प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम जो है उसके 2013 इसके तहत जो है वो 92.50 करोड़ रुपए जो है वो उसका जो है प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है। ठीक है, तो अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये जो कार्यक्रम है राज्य के जो है योग्य बेरोजगार युवाओं को जो है उनके कौशल में सुधार करने और उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद करने में जो है वित्तीय सहायता जो है प्रदान करता है। अच्छा, कौशल विकास प्रशिक्षण की अवधि के लिए जो है अधिकतम 2 वर्ष तक जो है ये भत्ता जो है वो 1,000 रुपए प्रति माह की दर से जो है प्रदान किया जाता है, तथा 50% या उससे अधिक स्थायी रूप से जो है शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति है उसे जो है ये भत्ता जो है वो 1,500 रुपए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो 1,000 रुपए जो है वो जनरली सबको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 2 इयर्स के टेन्योर के लिए, और अगर कोई जो है वो अगर विकलांग कैटेगरी के अंदर है शारीरिक रूप से तो उसके लिए जो है वो 1,500 रुपए जो है वो ये चीजें जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, तो या फिर अगर किसी को 50% तक की भी डिसेबिलिटी है उसे, या फिर जो स्थायी रूप से विकलांग है उसे 1,500 रुपए तक जो है वो इसके तहत जो है वो भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो ड्यूरिंग करंट ईयर 2023-24 दिसंबर 2023 तक के दौरान 68,130
जो है लाभार्थियों के बीच जो है 29.70 करोड़ रुपए कौशल विकास भत्ता वितरित किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कितना पैसा दिया गया है। और दिसंबर 2023 के दौरान रोजगार कार्यालय योजना के तहत 1,09,083 आवेदक पंजीकृत हुए हैं। तो कितने लोग? 1,09,083 लोग जो हैं वो एप्लीकेंट्स जो हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्कीम के तहत जो है वहां पर रजिस्टर जो है वो दिसंबर 2023 के दौरान जो है वो किए गए हैं। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है कि दिसंबर 2023 तक सभी रोजगार कार्यालयों के सक्रिय रजिस्टरों पर जो समेकित संख्या, मतलब कि जो हमारी कंसोलिडेटेड है, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है हमारे 77 बताया मैंने आपको, तो उनके तहत जो है वो 7,44,771 लोग जो हैं उसके अंदर जो है वो रजिस्टर हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो एक राज्य सरकार का जो निगम है, जिसे 14 दिसंबर 2015 को जो है वो कंपनी लॉ के 2013 के अकॉर्डिंग जो है वो राज्य में जो है वो मिशन के रूप में जो था वो शामिल किया गया था। मतलब कि यहाँ पर इसे जो है वो 2015 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2016 को जो है वो शुरू की गई है। ये भी जो है यहाँ पर फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हो सकता है आ चुका है ये भी क्वेश्चन। तो हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि HPKVN 2.10 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि के साथ जो है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त संकल्प को क्रियान्वित कर रहा है, और इसका उद्देश्य है राज्य भर में संस्थागत तंत्र और कौशल परिस्थितिकी तंत्र को जो है वो मजबूत करना है। तो ये भी जो है वो हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो अगली चीज है कि जो HPKVN जो है 2.10 करोड़ रुपए की जो स्वीकृत धनराशि के साथ जो है विश्व बैंक की सहायता जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इसके तहत जो है वो 2.10 करोड़ रुपए जो है वो उसको जो है वो प्रदान जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इस स्लाइड से जो है होगा। ठीक है, तो अगली चीज आती है हमारे के जो पास जो हिमाचल प्रदेश जो है भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है 2 मार्च 2009 को जो है भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996 संसद के एक अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो थी वो की गई थी। तो जो हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब की गई है? तो वो की गई है 2 मार्च 2009 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास यहाँ पर आती है। तो इसी के साथ जो है ये 11वां चैप्टर हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है, और अगले स्लाइड के अंदर हम बढ़ते हैं 12वें चैप्टर की तरफ। तो उसके तहत जो है वो आती है हमारे पास, तो इसके अंदर है हमारे पास कि वर्तमान में जो है प्रेजेंटली जो है वो लगभग जो है वो 1,25,862 जो है बिस्तर क्षमता वाले लगभग 4610 होटल जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पंजीकृत है, मतलब रजिस्टर जो है वो होटल 4610 होटल जो है हमारे यहाँ पर रजिस्टर है। इसके अतिरिक्त राज्य में जो है वो 3870 होम स्टे जो है, जिसके अंदर जो है वो 23,846 बेड्स की क्षमता है, वो भी जो है वो विभाग के पास जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। इसी के साथ जो है वो कि जो पर्यटन वैश्विक स्तर पर अगर महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा था, जिसमें 2020 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है उसमें जो है वो लगभग 10%, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि 10% जो है वो वैश्विक रोजगार में 9.4%, और अगर हम देखते हैं कि वैश्विक निर्यात में जो है वो 7%, और अगर सेवा क्षेत्र में देखते हैं तो 30% का योगदान जो है वो हमारा टूरिज्म सेक्टर का रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो टूरिज्म सेक्टर से जो है वो रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमारे पास है। तो दुनिया भर के जो है वो जो हमारे जो एक डेस्टिनेशन है उससे अर्जित जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है उसमें जो है 1950 में जो है वो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से जो है वो बढ़कर जो है वो 2021 के अंदर जो है 637 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो हो गया है। कि मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि 1950 के अंदर जो था वो हम इन लोगों को जो था वो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो था वो हम लोगों को इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ से मिल रहा था। तो एट प्रेजेंटली 2021 के अंदर जो है वो 637 बिलियन जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है टूरिज्म सेक्टर से हम लोगों को जो है वो एट प्रेजेंटली जो है वो मिल रहा है। तो इंटरनेशनल टूरिज्म का जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो 1950 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। उस टाइम पर 2 बिलियन और अब जो है वो 637 बिलियन जो है वो इस टाइम पर जो है अमेरिकन डॉलर जो है का जो है ये एक पार्टिसिपेशन जो है इकोनॉमी में हमारी जो है इंटरनेशनल टूरिज्म का हो गया है।
ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसके तहत है कि हमारे पास कि जो हम लोगों के पास जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ने उसने जो है उसके विश्व आर्थिक मंच जो बोलते हैं उसने जो है अपने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के अंदर जो है 4.1 स्कोर के साथ जो है भारत को जो है 54th स्थान पर रखा है और 2019 के अंदर 46 जो है वो नंबर पर था ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हालांकि हम लोग जो है वो नीचे गए हैं इसके अंदर, लेकिन भारत जो है वो साउथ एशिया के अंदर जो है वो शीर्ष जो है वो प्रदर्शन करने वाला जो है वो स्टेट बना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास कि हम लोग जो है साउथ एशिया के अंदर जो है हम लोग जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो टूरिज्म सेक्टर में कर रहे हैं। अगर हम वैश्विक चार्ट में जो है वो जापान जो है यहाँ पर वो टॉप पोजीशन जो है पहले नंबर पर है और सबसे निचले स्थान पर जो है वो चार जैसी कंट्री जो है वो सबसे निचले स्थान पर है। तो हम लोग जो है वो काफी ज्यादा जो है अच्छी पोजीशन हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि हमारी जो है वो रही है कि हम 54th रैंक पर हैं। हालांकि जापान जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं वो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है वो है हमारे। ठीक है, और चार जो है वो लास्ट स्टेट जो है वो इस रैंकिंग के अंदर आती है। अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो पर्यटन उद्योग जो है भारत के जो है वो जीडीपी के अंदर जो है उसका योगदान जो है वो 7% का योगदान जो है पर्यटन क्षेत्र का है हमारा। और रोजगार में जो है वो 5% का योगदान जो है उस सेक्टर का है। मतलब कि टोटल जीडीपी के अंदर जो है वो टूरिज्म सेक्टर 7% और एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर जो है वो 5% का योगदान जो है उसका रहा है। तो राज्य सरकार ने जो है दिसंबर 2023 तक जो है 41,975 जो है वो हम लोगों के यहाँ पर जो है वो मोटर योग्य जो हम लोगों के यहाँ पर रोड्स जो है जहाँ पर जीप या ट्रैक जो है चल सकती है, मिनिमम जीप और ट्रैक चल सकती है, तो उसके तहत जो है 41,975 किलोमीटर जो है वो रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो राज्य सरकार जो है उसने जो है वो कर लिया है। और यहाँ पर जो है हमारे राज्य के अंदर जो है 19 नेशनल हाईवे जो है हमारे यहाँ पर है जो कि 2576 किलोमीटर के अंदर जो है वो फैले हुए हैं। मतलब कि 2576 किलोमीटर के अंदर जो है 19 जो है नेशनल हाईवे जो है वो राज्य के अंदर हमारे जो है वो मिलते हैं। और इसके अंदर है कि जो हमारे यहाँ पर 15,561 जो गांव हैं वो जो है वो रोड के साथ जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो PWD HPPWD जो है उसके पास जो है वो 1008 किलोमीटर सड़कों का विकास और रखरखाव की जिम्मेवारी उसके पास है। जबकि जो हमारा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय जो है हमारा NHAI जिसे हम बोलते हैं उसके पास 214 किलोमीटर सड़कों का जो है वो अपग्रेडिंग जो है वो कर रहा है। हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हमारी जो है वो 214 किलोमीटर सड़कों का जो है वो एक तरह से अपग्रेडिंग जो है वो कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमारे पास इस स्लाइड के अंदर जो है वो निकल कर आता है। अगला जो है NHI के अगर हम बात करते हैं तो NHI जो है उसमें राज्य में जो है वो 4 लेन जो है वो 4 लेन वाला खंड जो है जो या फिर हम बोल सकते हैं जो 4 लेन स्ट्रेच है उसके तहत जो है वो 785 किलोमीटर जो है वो 4 लेन का विकास कर रहा है। और जो हमारे BRO जो है वो 569 किलोमीटर जो है उसका विकास और उसके रखरखाव की जिम्मेवारी जो है वो BRO के पास है। तो जो NHAI है वो 785 किलोमीटर जो है वो सड़क का जो है वो निर्माण कर रहा है, जबकि BRO के पास जो है वो 569 किलोमीटर सड़क का जो है रखरखाव या उसको बनाने की जो है वो जिम्मेवारी उसके पास है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पर है कि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने जो है हिमाचल प्रदेश के पक्ष में जो है वो बद्दी जिला सोलन में वाहन फिटनेस के निरीक्षण के लिए जो है प्रमाण केंद्र जो है स्थापित करने की परियोजना को जो है मंजूरी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर भी जो है वो आ सकती है के तहत आ सकती है। और ये यहाँ पर भी जो है वो एक हम लोगों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है उसने जो है वो हम लोगों के यहाँ पर जो किसी भी व्हीकल की जो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन जो है वो फिटनेस जो व्हीकल्स फिटनेस जो है वो मिलेगा वो बद्दी के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो है राज्य में जो है
हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है 2022 जो है उसको जो है वो नोटिफाई जो है वो किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर ये चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, उसके फैक्ट्स जो है वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए। आया होपफुली कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो सेशन आपके लिए रहेगा, और आने वाले अलाइड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके पास जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के तहत जो है, मुझे लगता है कि पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो, इस जो ये चैप्टर्स थे इनके अंदर से जो है वो आए हैं। तो इस वाले एग्जाम के अंदर भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो आप हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे। प्लस जो एचएस का मेंस का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर भी जो है ये काफ़ी बड़ा रोल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्ले कर सकता है। खास तौर पे जो हमारा पेपर 3 है जीएस का, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है ये प्ले कर सकता है हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे। तो जल्द ही जो है वो लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स जो रह गए हैं उसे मैं 1-2 दिन के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि लाइट एग्जाम से पहले पहले आप एक क्विक रिवीजन के अंदर जो है उन सारे के सारे चैप्टर्स को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो कर सकें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में काम आ सके। आपको अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी सुझाव अगर देना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो दे सकते हैं, और जल्दी मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच।